हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सार्थक अंक, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक होते क्या हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसके कुछ नियम हैं, कौन कौन से सार्थक अंक होते हैं। इसका पहला नियम है कि जितनी भी अशून्य राशियाँ हैं, है ना, जितने भी डिजिट हैं वो सब के सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1235, तो इसमें कितने डिजिट है? 4, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया बेटा? 4। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1996, तो इसका भी सार्थक अंक कितना हो गया? 4। ठीक है। अगर शून्य किसी भी अशून्य राशि के मध्य आता है तो उसको भी हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 2005, तो 2005 में कितने सार्थक अंक होंगे? 4। ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर ये 2605, कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें भी 4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास इसका, वो क्या है कि यदि बीच में दशमलव आता है और उसके आगे या पीछे शून्य होता है, फिर लास्ट में अगर डिजिट है तो हम उसको भी सार्थक अंक में काउंट करते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 21.06। ठीक है। तो इसमें आगे और पीछे अशून्य राशियां हैं, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 2.005, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 4। आगे बात समझ। चलो देखो, ये जो है ये राइट साइड है, ये जो है लेफ़्ट साइड है। ठीक है ना। तो समझना, क्योंकि नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी से ही रिलेटेड है। जो आगे वाला पॉइंट है अपना, वो इसी से ही संबंधित है। अगर आपके बाईं ओर शून्य राशि है तो आप उसको दशमलव, उस शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिनोगे। जैसे देखिए 0.529, तो पॉइंट के आगे 0 है या आपके आगे शून्य है, तो आप उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करोगे, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे देखो 0.042, तो आगे वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 2। जो भी संख्याएं हम बोलते हैं, नंबर जितने बोलते हैं, उन नंबर में जो डिजिट आता है वो सब के सब सार्थक अंक होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर पॉइंट के बाद, मतलब लास्ट में अगर कोई 0 है, तो हम उसको सार्थक अंक में काउंट करते हैं। जैसे 500, तो इसका सार्थक अंक होता है 3। हाँ, अगर आपने दशमलव लगा दिया तो फिर हम उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। ये हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक का, कि हम यहाँ पे किस तरह से सार्थक अंक को समझते हैं। ठीक है ना। तो ये है आपके सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 0 है तो उसको भी हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। जैसे 11.00, तो यहाँ सार्थक अंक कितना हो जाएगा बेटा? इसका 4। 4 इसका सार्थक अंक। ठीक है। अब यहाँ पे असार्थक अंकों को घटाना या जोड़ना लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, वो समझना आप। मैंने यहाँ पे लिख दिया 12.46। अब इसका सार्थक अंक कितना है? 4, लेकिन हमें यहाँ 3 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? यदि बाह्यतम डिजिट 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले डिजिट के अंदर हम 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 12.5, और सार्थक अंक कितना हो गया इसका? 3। ठीक है। दूसरा देखो, अगर ये होता 12.142, तो हम क्या करते हैं? लास्ट वाले डिजिट को हटा देते हैं, क्योंकि ये 5 से कम है। तो 5 से कम होने पर इसको हटाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 12.14, तो सार्थक अंक कितना है बेटा इसका? 4। और अगर ये 5 होता है, ये 12.45, तो 5 को एज इट इज़ लिखा जाता है, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा इसका? 4। तो इस सार्थक अंक को कैसे लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मात्रक और पद्धतियों की।
तो मात्रक और पद्धतियों में हम ज़्यादातर जो लिखते हैं वो CGS या MKS पद्धति में लिखते हैं। वहीं पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों से थोड़ी सी CGS और MKS, दो पद्धतियाँ हैं यहाँ पे। आप उस पर मत जाइए, सीधा यूनिट पे आ जाइए, है ना। तो यहाँ पे मात्रक हम किसी चीज़ को किस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा वज़न 4 किलोमीटर है। आपको हंसी आएगी कि सर क्या बोल रहे हैं, सर का वज़न 4 किलोमीटर। सर डिस्टेंस, दूरी को नापते हैं मीटर किलोमीटर में। तो ये है कि आपको पद्धतियों का ज्ञान है, आपको उस पद्धतियों के संकेत का ज्ञान है, ठीक है, कि सर आपका वेट या तो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा या क्विंटल में होगा, ये मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो भार को हम यहाँ पे ग्राम में, किलोग्राम में, इन पद्धतियों के आधार पर, दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, इन पद्धतियों के, या फुट में, और समय को मिनट में या सेकंड में मेज़र करते हैं इन पद्धतियों के आधार पर, जो आपको फिजिक्स में भी सीखने को मिलती है और आपको केमिस्ट्री में भी सीखने को मिलती है, क्योंकि केमिस्ट्री का भी एक पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, भौतिकी भी आ जाती है और रसायन भी आ जाता है, तो दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ईजी है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। मतलब कि एलिमेंट जुड़ते हैं, मतलब तत्व जुड़ते हैं तो यौगिक कैसे बनता है। तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई तो रूल होगा, कोई ना कोई तो टेक्निक होगी उनके जुड़ने की, ठीक है। हम उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, और वो है रासायनिक संयोग के नियम। ये है रासायनिक संयोग। आजकल ये सब चीज़ें 8th और 9th में भी उपलब्ध है। संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दो तत्व कैसे आपस में जुड़ते हैं, इसमें बहुत सारे नियम हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और पहला नियम है मेरे पास, वो है मास कंजर्वेशन लॉ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास कंजर्वेशन लॉ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम है जिस पे पूरा संसार चल रहा है, ठीक है। और ये नियम दिया था एंटोनी लेवोशिए ने, ये दिया था एंटोनी लेवोशिए। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। और लेवोशिए कौन है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, है ना। एंटोनी लेवोशिए वॉज फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का जनक माना जाता है लेवोशिए को, ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम क्या है, रासायनिक संयोग का नियम यह है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होगा, ठीक है। देखो साहब, यहाँ पे A और B दो अभिकारक है, जो अभिक्रिया करते हैं उनको रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितना भार यहाँ पर अभिकारकों का होगा, जितना भार यहाँ पर अभिकारकों का होगा उतना ही भार यहाँ पर उत्पादों का होगा। ऐसा कहते हैं लेवोशिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने नमक, कॉमन सी बात है, घर में हम इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। नमक को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में घोलेंगे, तो क्या बनेगा, NaOH और प्लस HCl। तो इस केस के अंदर ये तो चीज़ समझना है कि यार इसका भार, ये दोनों अभिकारक हो गए और ये दोनों क्या हो गए बेटा, उत्पाद हो गए। तो अभिकारक का भार और उत्पाद का भार जो है वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, सोडियम का भार होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5 और जल के एक अणु का होता है 18। तो मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 0.5, 8, 5, 13, 13, 3, 16, 6, 1 और ये 7, ठीक है। 8, 5, 13, 13 और 3, 16, 16, 6 और 1, 7। ओके, इधर देख लीजिए, ये 23, 16, 1
ठीक है, 23, 16, 1, ओके, हाइड्रोजन 1 और ये 35.5 जोड़ दीजिए, 0.5 हो गया बेटा, 9, 10, 10, 16, 16 का 6 और ये 76.5, मतलब कि जितना भार अभिकारकों का है उतना है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखना, जो आप केमिकल रिएक्शन देखते हो है ना, समझते हो, आपको 9th क्लास में 10th क्लास में बैलेंस करना सिखाया था, तो उस बैलेंस करने का जो आधार था वो क्या था, मतलब वहाँ पे हम केवल चीज़ें पढ़ते हैं, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार हमें पता चलता है कि हाँ साहब, ये जो लॉ है, ये जो नियम है, ठीक है, उस आधार पर ये एलिमेंट बनते हैं। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में देख सकते हो, अगर आप चूने को भी डिसॉल्व करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को भी, तो एक कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और एक बनती है CO2। तो आप इजी वे में इसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके बेटा, चलो जी, तो ये नियम है पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम यहाँ पे सेकेंड लॉ की बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे नियम की, ठीक है। तो वो सेकेंड लॉ क्या है मेरे पास, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास स्थिर अनुपात का नियम। सेकेंड है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम है ना, ये रिसर्च नहीं देता, स्थिर ना अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। अब ये क्या है, ये नियम ऐसा कहता है कि जब एक तत्व भार के निश्चित अनुपात में दूसरे तत्व से संयोग करता है या जुड़ता है, तो जो यौगिक बनता है वो भी निश्चित ही बनेगा। मेरा सेंटेंस में वापस रिपीट करता हूँ, जब एक तत्व निश्चित भार में दूसरे तत्व के निश्चित भार से अभिक्रिया करता है, तो जो यौगिक बनेगा वो भी निश्चित द्रव्यमान वाला होगा, है ना, चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत द्वारा, सोर्स द्वारा प्राप्त किया गया हो। लेट्स सी, देखते हैं साहब, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का अणु बनाते हैं, सामने देखना है ना। तो 2 भार, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, 2 का 2 हो गया, और ये हो गया 16। अनुपात निकाल लूँ, 1:8 है ये, तो यहाँ पे क्या बन गया, वाटर। तो अब मैं कह सकता हूँ कि एक तत्व भार के निश्चित अनुपात में दूसरे तत्व के भार के निश्चित भार से संयोग करता है तो निश्चित यौगिक बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में अगर संयोग करते हैं तो निश्चित यौगिक जल का निर्माण करेंगे, भले वो जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, बारिश का जल हो, नल का जल हो, समुद्र का जल हो, बावड़ी का, कहीं का भी हो, लेकिन जो रेशो रहेगा जल का वो फिक्स रहेगा। 1:8 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, मतलब अभिक्रिया करेंगे, तो वो निश्चित यौगिक का निर्माण करेंगे, इसलिए इसे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, एक और देख लीजिए, अगर कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये भी देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए 12 ग्राम कार्बन, एक कार्बन का भार होता है 12 ग्राम, ठीक है, और ये एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे तो ये 44 ग्राम CO2 बनेगी। तो इनका अनुपात निकाल लें भार का अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो ये 3:8, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर भार के 3:8 में संयोग करते हैं, कंबाइन होते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वो निश्चित यौगिक CO2 का निर्माण करते हैं। अब वो CO2 कहीं से भी मिली हो हमें, ठीक है, चूने से निकली हो, वातावरण की हो, कहीं और से हो, पेड़ पौधों के पेड़ पौधों ने जो एब्जॉर्ब किए वो हो, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन 3:8 में जब ये दोनों एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो निश्चित यौगिक का ही निर्माण करेंगे और वो यौगिक होगा
आपके सामने है CO2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये रेशो चेंज कर दूं बेटा, देखो कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। तो अब देखिए 12:16, हाँ, तो क्या होगा 3:4। अगर ये नियम मतलब ये रेशो चेंज हो गया तो उत्पाद भी तो चेंज हो गया ना। इससे उत्पाद हमेशा क्या बनेगा, निश्चित बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, स्थिर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3:4 ये आपको समझना है।